दोस्तों, टीम एशियन का हमेशा से ये प्रयास रहा है कि समाज में सांपों को लेके जो भी अंधविश्वास व्याप्त है उसको कैसे तोड़ा जाए, कैसे उसको हटाया जाए, उसके पीछे की लॉजिकल थिंकिंग क्या है उसको लोगों के सामने लाया जाए। दोस्तों नमस्कार, और आप देख रहे हैं टीम एशियन का यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज का जो पहला सवाल है वो अफसर खान जी का है, ग्राम गुर्दी, झारखंड। अफसर जी ये पूछते हैं कि क्या सांपों के मरने के बाद उनकी हड्डियों से कोई व्यक्ति घायल होकर मृत्यु पा सकता है या उनकी हड्डियों में जहर होता है? अगर टू बी वेरी प्रिसाइज, अगर सीधे सवाल पर आए तो उनका सवाल है कि क्या सांपों की हड्डी में जहर होता है। तो दोस्तों इसका आंसर आपको देने से पहले हम कुछ चीज़ें बताना चाहेंगे। सांपों की जो मॉर्फोलॉजी है, जो सांपों की टैक्सोनॉमी है, जो उनकी बॉडी का, जो उनके शरीर की बनावट होती है वो इस तरीके से होती है कि वो काफ़ी लो ऑक्सीजन पर काफ़ी ज़्यादा समय तक जीवित रह सकते हैं। और इस कारण होता क्या है कि मरने के बाद भी उनके बॉडी के मसल्स कई घंटों तक जीवित रहते हैं और रिफ्लेक्सेस एक होते हैं, और उसी रिफ्लेक्स के आधार पर कुछ सांप जो हैं डेड होने के बाद भी बाइट कर सकते हैं। जैसा अभी कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो में सनी देओल वाला जो वीडियो था उसमें हमने बताया था। बिल्कुल, स्लो मेटाबॉलिज्म भी इसका एक रीज़न हो सकता है एक्चुअली, कि यही जो हमने बताया अभी। तो ये स्लो मेटाबॉलिज्म का ही जो है आपको डिटेल्ड वे में अभी आपको अक्षय ने बताया, क्योंकि कई बार होता है कि टेम्परेचर चेंज के कारण जो है इनको आराम करना होता है, ये बाहर नहीं निकलते, सुप्तावस्था में होते हैं। तो उस दौरान इनका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो बहुत स्लो हो जाता है, बहुत धीमा हो जाता है। इसीलिए मृत्यु के बाद भी कुछ समय तक ऐसा हो सकता है, बहुत लंबे समय तक नहीं होता है, कुछ समय तक ऐसा हो सकता है कि जहर इंजेक्ट करने की क्षमता जो है वो उनमें रहती है। अब आते हैं इसी सवाल के दूसरे बिंदु पर कि अगर आप जंगल में गए हैं और आपको किसी सांप की हड्डी से अगर आप प्रिक हो जाते हैं या आपको चुभ जाती है, उसके विष दंत हैं या फिर उसकी हड्डियां अगर वो चुभ जाती हैं, तो उससे क्या आपके शरीर में जहर जा सकता है? ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि नेचुरल सिचुएशंस में जब बॉडी डिकम्पोज होती है तो उसका जो वेनम ग्लैंड है वो भी धीरे धीरे करके डिकम्पोज हो जाता है। और जो वेनम होता है वो एक कोई केमिकल नहीं है, वो भी एंजाइम है, वो भी प्रोटीन है जो हमारे बाकी शरीर के कंपोनेंट के जैसा ही होता है, और वो भी डिकम्पोज हो जाता है। हालिया जिस सांप की मृत्यु हुई है, जिसको मरे हुए कुछ 8 से 10 घंटे हुए हैं, अगर उस सांप के ऊपर आपका पैर जाता है तो आपके शरीर में जहर जाने की संभावनाएं होती हैं। लेकिन अगर उसी सांप को मरे 4 से 5 दिन हो गए हैं तो उसके जो वेनम ग्लैंड्स में जहर होगा वो सूख कर पाउडर फॉर्म में आ जाता है, और उसको पाउडर फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में आपके ब्लड में जाने के जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। एनवेनमेशन के लिए क्या प्रोसेस है अमित आपको और डिटेल में बताएंगे जी। तो जहर जब लिक्विड फॉर्म में होता है तो वो आसानी से आपके ब्लड स्ट्रीम में जाके उनके दांतों से दांतों के थ्रू जो हॉलो जो फैंक्स होते हैं उसके थ्रू वो आसानी से पास हो जाता है और हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाता है। लेकिन आप इमेजिन करिए कि अगर वो पाउडर शेप में आ गया, अगर वो सॉलिड शेप में आ गया, तो क्या वो उस हॉलो दांत के थ्रू इतनी आसानी से ट्रैवल कर पाएगा? नहीं ट्रैवल कर पाएगा। वो आपके ब्लड स्ट्रीम में उसके पहुंचने के चांसेस जो हैं वो बिल्कुल ना के बराबर होंगे, क्योंकि वो सॉलिड हो चुका है, पाउडर शेप में आ चुका है। तो हड्डी, सांप की हड्डी से जहर शरीर में पहुंचने की जो मिथ है वो सरासर गलत है, और ये तभी संभव है जब सांप की मृत्यु कुछ देर पहले ही हुई हो, तभी एक मृत सांप आपको आपके शरीर में जहर डाल सकता है, अन्यथा नहीं। तो अगला सवाल दोस्तों जो है ये है महेश कुमार मौर्य जी, दरभा, ये हमारे छत्तीसगढ़ से ही हैं, और इनका सवाल है कि क्या वाटर स्नेक जहरीले होते हैं और वाटर स्नेक के काटने से, यानी कि ढूंढिया के काटने से क्या होता है? अमित जी आपकी टिप्पणी। जी, तो वाटर स्नेक एक बिना जहर वाला सांप होता है, एशियाटिक वाटर स्नेक, चेकर्ड कीलबैक जिसको कहते हैं, बिल्कुल भी उसमें जहर नहीं होता। ये अवश्य है कि उसकी बाइट बहुत पेनफुल हो सकती है, जबड़ा काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और मुंह में बहुत सारे दांत होते हैं। हमारे यहाँ एक भ्रम भी है कि अगर ये काट ले तो दूसरा कोई सांप आपको नहीं काटता। शायद उस भ्रम के पीछे सच बात यह है कि इस सांप की बाइट के बाद किसी दूसरे सांप की बाइट आपको उतनी ज़्यादा तकलीफ़ ना दे, क्योंकि इस सांप का बाइट बहुत तगड़ा और बहुत पेनफुल होता है। इसकी बाइट इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों होती है? कारण है क्योंकि ये पानी के अंदर रहता है, और अगर पानी के अंदर इसने जो इसके फूड है, मछलियां हैं या टोड्स हैं या टेडपोल्स हैं या फ्रॉग्स हैं, इनको अगर ये जकड़ेगा और बहुत
अच्छी ग्रिप नहीं बना पाता तो वो ईजिली एस्केप कर जाते हैं, भाग सकते हैं, बिल्कुल। इसलिए ही जो वाटर स्नेक्स होते हैं इनके जबड़े काफ़ी ज़्यादा मजबूत होते हैं। तो महेश जी आप बिल्कुल घबराए नहीं, अगर वाटर स्नेक ने काटा है तो आप टिटनेस का इंजेक्शन ले सकते हैं। Next question, friend, is from Karnataka, and Mr. Shankar has asked this question that how do snake remember their territory, despite being said that the memory power of snakes is very poor. Amit, why we are answering this question in English is because of language issues. We shall also shoot the other part of it in Hindi as well. We have often seen snakes fighting, Amit, in their combat of the female occupancy. They do fight regularly, and when it comes to state about the territory, how can you say that a snake is living in a particular territory, or is this complete statement is misleading? Actually, snake do not mark their territory. They are always in search of food and shelter. So we cannot say that a snake is living in a particular area and it has marked its territory, and it won't allow the other snake to enter in it. Remember this thing, friend, snake do not mark their territory unlike other mammals. You have seen that dogs and animals and other wild animals, they mark their territory. Unlike snakes, they don't do that. So they don't fight for area. Actually, they fight for food and female. Okay. So you have got this answer that they do not actually fight for the marked area. They fight for the food occupancy, food present in that area and occupying the female pheromones which they are receiving, and for the female and for reproduction they do this fight. If there is adequate amount of food in that area, the snake means they can live in that area in quite a good numbers, and we have seen it in several areas that number of same species of snakes we have caught from the same area where the food is in good amount. It actually depends on the species also. You might have seen that the species which is which actually feeds on other snakes like the king cobra or banded karate, you must not have seen any fights between two different species. You have only seen the fight between two common same species like rat versus rat or cobra versus cobra. Yes. It actually happens for food as well as for female. You won't see a king cobra fighting a rat snake. Instead, you will see a king cobra hunting on other snake. Shankar ji have asked one more question that he has heard something from the localites that snake commits suicide. Oh, So actually I'm not laughing on you, Shankar ji. It is about the myth, and we too have heard this myths from several parts of our country, and we would like to answer your question. so this thing is exactly wrong. We can say it because animals have the instinct to survive. It is. Yes. Actually, they are in search of food. Always they are in search of food because they have to survive. So this thing that they commit suicide is completely wrong. Why they rest in a place when they get old? That is because if in that age their organs are not working properly, they cannot chase their prey and they cannot catch their prey. They are not capable of it. So in order to conserve their energy, the energy which is left with them, they used to conserve it and they used to rest in a place so that they don't have to spend a lot of energy chasing them. Suicide is a term which comes out from complex brains like humans, not from animals. And saying that wild animals commit suicide is wrong. If you say that they starve to death in their old age, that is the fact behind it. तो अगला सवाल जो है दोस्तों वो है अश्विन पांडे जी का, और इनका सवाल बड़ा ही सीधा है कि क्या रेड सैंड बोआ लाखों में बिकता है। तो अश्विन जी, इस पर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, आई बटन पर लिंक आ रही है, आप उस लिंक पर जाकर देखिएगा, आपको डिस्क्रिप्टिव वे में आपको आपका जवाब मिल जाएगा। यहाँ पर इस सवाल का जो जवाब है हम शॉर्ट एंड स्वीट वे में देते हैं। अमित जी, तो ऐसी कोई बात नहीं है। रेड सैंड बोआ की कीमत लाखों में होती है, ये बात सरासर गलत है और ये सिर्फ तस्करों द्वारा फैलाया गया एक भ्रम है। हाँ, ये अवश्य है कि रेड सैंड बोआ का ब्लैक मार्केट में यूज़ होता है, कई रीज़न से इस्तेमाल इसके हैं, जैसे कि कई
अंधविश्वासों में इसका इस्तेमाल होता है कि इसकी हड्डियों, इसकी मांसपेशियों, इसके चमड़े से जो है दवाइयाँ बनाई जाती हैं, फला दवाई। इसके चमड़े का जो है कई बार बेल्ट या पर्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा कोई ऐसा काम नहीं है जहाँ पे रेड सैंड बोआ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो और इसकी कीमत लाखों तक जाए। सिर्फ इंसान अपने पेटी बहुत छोटे फ़ायदों के लिए इन जीवों को मार देते हैं। अगला सवाल जो है दोस्तों वो दंतेवाड़ा ज़िले के ही संतोष ठाकुर जी का है। बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं हमारे एरिया के। इन्होंने सवाल किया है कि गर्भस्थ महिला के सामने अगर कोई सांप आ जाता है तो ऐसा माना जाता है काफ़ी क्षेत्रों में कि सांप अंधा हो जाता है। तो संतोष जी ने भी जब ये सवाल पूछा था तो वो काफ़ी हंस रहे थे और हम जवाब देने में भी थोड़ा सा हास्यास्पद महसूस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जवाब तो देना ही है। अक्षय, इस सवाल के पीछे लॉजिक ढूंढने का बहुत प्रयास किया हमने, लेकिन कहीं लॉजिक ऐसा मिलता हुआ दिखा नहीं। अगर महिला को कोई नुकसान होता या ऐसा कोई मिथ होता तो उसको समझा भी जा सकता था, लेकिन सांप अंधा हो जाता है ये मिथ हमको बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि सांप अंधा कैसे हो जाता है, और अगर अंधा हो भी जाता है तो लोगों को इसका पता कैसे चलता है कि सांप अंधा हो गया। पड़ता है लोगों को फर्क भी क्या पड़ता है। तो अगर आप मार देने में हिचकते नहीं हैं तो उसके अंधे होने, लूले होने, लंगड़े होने से आपको क्या फ़र्क पड़ता है? बड़ी बात यह है कि ये कम्प्लीटली एक भ्रम है, ये एक मिथ है। और इस पे गर्भस्थ महिलाओं से जुड़े बहुत सारे मिथ हैं दोस्तों। कई जगहों में तो ये भी माना जाता है कि गर्भस्थ महिलाओं पर विषैले सांपों का भी जहर का असर नहीं होता। कई जगह पर ऐसे केसेस भी देखे गए हैं जहाँ पर विषाक्त सांपों के काटने के बाद, अगर विषैले सांपों के काटने के बाद हॉस्पिटल जाने पर ग्रामीण बोलते हैं कि कोई चिंता की बात नहीं है, ये गर्भस्थ है, ये गर्भवती है और इसे कुछ नहीं होगा। तो ऐसे जो मिसबिलीव्स हैं इनका कोई सिर पैर नहीं होता, ये बेवजह की और बेतुकी बातें हैं। अगला सवाल जो दोस्तों हैं वो है दया गुप्ता जी का, और ये पूछते हैं कि लगातार काटने पर सांपों का जहर कितनी देर में ख़त्म हो सकता है और दोबारा जहर बनने में कितना समय लगता है। तो जहर बनने में कितना समय लगता है, इस पर आने से पहले मैं चाहूँगा अमित जी आप ये बताएं कि लगातार काटने पर सांपों का जहर कितनी देर में ख़त्म हो सकता है। तो सांपों के साइज़ के हिसाब से उनके ग्लैंड का साइज़ भी अलग अलग होता है, और ये डिपेंड करता है सांपों पे ही कि वो हर बाइट में कितना जहर छोड़ रहे हैं। ये कोई पहले से तय नहीं होता, और कई बार सांप भी इसको तय नहीं कर सकते कि वो हर बाइट में कितना जहर छोड़ रहे हैं। मतलब एग्जैक्ट अमाउंट तय नहीं कर सकते वो कि इस साइज़ या शेप का शिकार है तो इतना ही जहर इंजेक्ट किया जाए, नहीं कर सकते। कई बार डिपेंड करता है स्थितियों पे कि सांप कहाँ पर है, किस स्थिति में है, कितना नाराज़ है, या क्या उस वक्त उसकी स्थिति है। तो ऐसा भी हो सकता है कि 2 या 3 बाइट में वो पूरा अपना जहर उगल दे, या ऐसा भी हो सकता है कि कई सारी बाइट्स में भी वो थोड़ा थोड़ा जहर छोड़े और फिर भी उसके पास जहर बाकी रह जाए। इस सवाल पर दोस्तों एक बहुत अच्छी रिसर्च हमने पढ़ी थी। साइंटिस्ट 2 हैं, एक बिल हाइस और एक ब्रूस यंग। बिल हाइस की थियरी कंट्रोल्ड वेनम डिलीवरी पर थी, जहाँ पर उनका दावा ये है कि सांपों के पास ऐसे महसूस करने की शक्ति होती है जहाँ पर वो अपने कंसाइज से कंट्रोल्ड वे में वेनम डिलीवरी कर सकते हैं, जहाँ पर वो चाहें तो वेनम रिलीज़ करेंगे, चाहे तो नहीं रिलीज़ करेंगे। इस थियरी को गलत प्रूव करते हुए ब्रूस यंग जो हर्पेटोलॉजिस्ट हैं एस्टोनिया के, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जहाँ पर वेनम डिलीवरी के प्रोसेस को समझाने के लिए उन्होंने 3 इंडिविजुअल्स को लिया था, और तीनों इंडिविजुअल्स के द्वारा जब सांपों को हैंडल किया गया, अलग तरीके से उन्हें ट्रीट किया गया, तो तीनों में अमित जो वेनम डिलीवरी हुई थी वो अलग थी। पहले वाले को ड्राई बाइट हुई थी, दूसरे वाले में जो बाइट हुई थी उसमें सबसे ज़्यादा वेनम रिलीज़ किया गया था, और तीसरे वाले में जो था वो अमाउंट बहुत ही ज़्यादा कम था। तो ये डिपेंड करता है कि स्ट्राइक का एंगल क्या है, बाइट की स्थिति क्या है, प्रे का साइज़ क्या है, इन सारी चीज़ों पर ये डिपेंड करता है कि सांप अपना जहर कब और कितना छोड़ेंगे। अब आते हैं सवाल के दूसरे पॉइंट पर कि ये कितने समय में रिप्लेनिश होता है या रीजनरेट होता है। तो इसे रीजनरेट होने में कुछ दिन से कई हफ्तों तक लग सकते हैं। ये टंकी इनकी जो पूरी भरने में काफ़ी समय लगता है, 3 से 4 हफ्तों का वक्त लगता है इनको कम्प्लीटली फिल होने में। ये एक तरह का सलाइवा ही है दोस्तों, मॉडिफाइड सलाइवा ही है, और इस सलाइवा को रीजनरेट होकर वेनम ग्लैंड में फिल होने में 3 से 4 हफ्ते। और ये इस पर भी डिपेंड करता है कि सांपों को खाना कितना मिल रहा है, उनको किस कंडीशन में रखा गया है। अगर खाना अच्छे से मिल रहा है तो ये प्रॉपर टाइम में भर जाएगा। जो अगला सवाल है वो शंकर जी का है, कर्नाटक से ये बिलोंग करते हैं, और इनका सवाल
दो हिस्सों में बटा हुआ है। पहला सवाल ये पूछते हैं कि क्या सांपों के पास अपने एरिया को याद रखने की ताकत होती है, और इनका दूसरा सवाल जो है उस पर आने से पहले मैं चाहूँगा अमित जी आप पहले सवाल का जवाब दें कि कैसे सांप अपने एरियाज़ को याद रखते हैं। तो सांप जो है वो ऐसे जीव हैं जो अपना एरिया मार्क नहीं करते, जैसे दूसरे जीव करते हैं। शेर हो गया, भालू हो गया, या दूसरे जो मैमल्स होते हैं। तो सांप अपने एरिया को मार्क नहीं करते, वो सिर्फ ऐसे एरियाज़ की तलाश में रहते हैं जहां उनको अच्छी मात्रा में भोजन मिले, शेल्टर में मिले। तो कोई एक ही एरिया में वो सांप देखा जाएगा ऐसा नहीं होता। अगर देखा जा रहा है इसका मतलब उस एरिया में उसके लिए अच्छा भोजन है। जब भोजन वहाँ से कम हो जाएगा या समाप्त हो जाएगा तो वो उस एरिया को छोड़ के आगे निकल जाएंगे। इसी को हम पलायन कहते हैं दोस्तों। जैसे जैसे आप देखें कि विकास के कार्य आगे बढ़ रहे हैं, सांप जंगलों जो नष्ट हो रहे हैं जंगल, वहाँ से मूव करके शहरी इलाकों में या मानवीय जो बसाहट के क्षेत्र हैं वहाँ तक आ रहे हैं। जहाँ तक फ़ाइट का सवाल है अक्षय, तो सांप फाइट क्यों करते हैं? कई लोग इसको टेरिटोरियल फाइट कहते हैं कि इलाके के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में आप ये कॉम्बैट जो है ये देखेंगे मीटिंग सीजन में। ये एक्चुअली में टेरिटरीज़ के लिए नहीं, ये वो फीमेल के लिए फ़ाइट कर रहे होते हैं। अधिकतर मामलों में ये फीमेल के लिए होता है, फीमेल के लिए फ़ाइट कर रहे होते हैं। या फिर अगर एक ही सोर्स ऑफ फूड है और दो एक ही स्पीशीज़ के सांप वहाँ पे आ गए हैं आमने सामने, तो वो फूड के लिए फ़ाइट होगा। तो टेरिटरी की फ़ाइट अमित क्या एक ही स्पीशीज़ के बीच में होती है या दो अलग अलग स्पीशीज़ के बीच में भी हो सकती है, जैसा हमने मैमल्स में देखा है? जी। तो ये होता ये है कि टेरिटरी के लिए फ़ाइट कब होती है, खाने के लिए फ़ाइट कब होती है? जब हम एक दूसरे को कॉम्पिटिटर्स मानते हैं, जब हमारा फूड जो है, फूड का जो सोर्स है वो एक ही होता है। कई स्पीशीज़ में हम देखते हैं जो ओफियोफैगस होते हैं, जो सांप खाने वाले स्पीशीज़ होते हैं, उनमें कभी फ़ाइट नहीं होती, बल्कि वो सीधा उसको शिकार बना लेते हैं और खा लेते हैं। तो वो नहीं चाहेंगे कि दूसरे सांप उनके इलाके से जाएं, बल्कि वो चाहेंगे कि और सांप उनके इलाके में आए ताकि उनका शिकार जो है वो बढ़ जाए। सेम स्पीशीज़ में आप देख सकते हैं फीमेल्स के लिए। इसीलिए हम दो अलग अलग स्पीशीज़ में जो है इलाकों के लिए फ़ाइट नहीं देखते हैं कि कोबरा और वाइपर जो इलाके के लिए फ़ाइट कर रहा है, कोबरा उसको खा जाएगा। ये डेफिनेट है दोस्तों, ऐसा ही होता है। और मैमल्स के अलावा अलग अलग स्पीशीज़ भी होती हैं जहाँ पर टेरिटोरियल फाइट देखना बहुत कॉमन है। जहाँ पर आप ड्रोंगो और क्रोज़ के बीच में अगर चिड़ियों की बात करें तो देखी जाती है ये फ़ाइट, और जानवरों में भी अक्सर ये देखा जाता है कॉमन। शंकर जी के सवाल का जो दूसरा हिस्सा है दोस्तों, उसमें वो पूछते हैं कि क्या ये एक मिथ उन्होंने अपने एरिया में सुना हुआ है कि क्या सांप जो होते हैं वो सुसाइड कमिट करते हैं, यानी कि आत्महत्या करते हैं। तो ये विवादास्पद कहना या हास्यास्पद कहना इससे ज़्यादा बेहतर होगा, और इसे बड़े आसान तरीके से हम समझ सकते हैं। एक्चुअली सांप सुसाइड नहीं करते, या जंगली जानवर या जानवर सुसाइड नहीं कर सकते, नहीं करते। सुसाइड जो टर्म है ये जनरेट हुआ है इंसानों से। इंसानों के कॉम्प्लेक्स दिमाग की ये खोज है। जानवरों के पास ये नहीं है। वो पैदा होते साथ उनमें एक इंस्टिंक्ट होता है सर्वाइवल का। वो सर्वाइव करना चाहते हैं, वो जीना चाहते हैं। जो भी उनकी हरकत होती है वो जीने के लिए ही होती है। बिल्कुल, सिर्फ जीने, लाइफ को जीने के लिए ही उनकी जो सारी हरकतें होती है वो सिर्फ जीने के लिए होती हैं। तो आखिरी समय में ऐसा क्या हो जाता है कि वो एक जगह पे बैठ जाते हैं और लोगों को लगता है कि इसको पता लग गया है कि इसका आखिरी समय आ गया और ये सुसाइड कर रहा है। एक्चुअली ये सुसाइड नहीं कर रहे होते। जब इनके ऑर्गन्स कमज़ोर होते हैं, जब इनकी क्षमता कमज़ोर होती है तो इनको पता लग जाता है। और अगर ये उस दौरान अपने शिकार को चेस करेंगे, उसका पीछा करेंगे, तो उसमें जो एनर्जी, जो ताकत खर्च होगी वो बहुत ज़्यादा होगी और शिकार को पकड़ने की संभावनाएं उस समय बहुत कम हो जाती हैं। अगर वो ऐसा करते रहेंगे तो जितने दिन वो जिएंगे नॉर्मल बैठ के, उससे कम वो जिएंगे और उससे पहले ही उनकी मौत जो है, समय से पहले ही उनकी मौत हो जाएगी एनर्जी खर्च होने के कारण। तो एक्चुअल में दोस्तों, जंगल में जब एक जंगली जीव बूढ़ा होने लगता है तो वो वास्तव में भूख से मरता है, ना कि सुसाइड करता है। दे स्टार्व टू डेथ, जैसा हमने किया आपको बताया था कि वो धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ जाते हैं। आत्महत्या जैसे लफ्ज़ उनके लिए इस्तेमाल करना गलत है। तो अगला सवाल जो है वो है संजय कुलकर्णी जी का, और संजय जी पूछते हैं कि रसेल स्वाइपर और एक सैंड बोआ में कैसे डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। तो इसको बताने के लिए ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको दो पिक्चर्स दिखा रहे हैं। लेफ़्ट साइड में आपके सैंड बोआ है और राइट साइड में आप देखेंगे तो रसेल स्वाइपर है, और दोनों में डिफ्रेंशिएशन आप इजीली इनके पैटर्न से समझ सकते हैं। जहाँ रसेल स्वाइपर जो है ओवल शेप्ड चेन पैटर्न, इसमें जो सर्कल्स बने होते हैं ओवल शेप के
एक शेप इसमें होता है वो आपको दिख रहा होगा। और जहाँ पर बात करें सैंड बोआ की तो इसमें पैचेस होते हैं, अनइवन पैचेस होते हैं। हेड शेप आप देख सकते हैं, हेड शेप में भी काफ़ी डिफरेंसेस हैं। टेल में देख सकते हैं, टेल में भी काफ़ी डिफरेंसेस है। और इनकी आँखों को अगर आप देखें तो उसमें भी आपको डिफरेंसेस नज़र आएंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको आपके सवालों का जवाब ज़रूर मिला होगा। अगर आप में से कुछ दर्शकों के सवाल रह गए हैं तो आप एक बार दोबारा कमेंट करके हमें बताइएगा। हम कोशिश करेंगे सभी के सवालों का डिटेल्ड वे में जवाब देने की। और अगले 15 दिन बाद, अगले 2 हफ्तों बाद या अगली फोर्टनाइट अगर आप कहें तो आपको इसका 6वां एपिसोड देखने को मिलेगा। दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।